हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का हिंदी सेक्शंस को कवर करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के है उर्वशी समान। इस प्रस्तुत दोहे में अलंकार बताना है। तो वह कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द दो बार आता है? यहाँ पे उर्वशी और यहाँ पे और दो बार दूसरा वर उर्वशी भी लिखा हुआ नहीं, एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो वह कौन सा अलंकार है? वह है यमक अलंकार। देखिए, ये इसमें एक उर्वशी का मतलब है उर्वशी नारी को बोला गया है और दूसरी उर्वशी को उर्वशी नामक आभूषण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। ठीक है। इसमें कृष्ण जी अपनी राधिके के बारे में बोलते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पे उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। तो यहाँ पे उर्वशी का दो मतलब है, एक उर्वशी मतलब उर्वशी नारी, दूसरा उर्वशी मतलब उर्वशी नामक आभूषण के बारे में बताया गया है। तो एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। बाकी का अलंकार देख लेते हैं। श्लेष क्या होता है? श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, चिपकना। यानी श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उस वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होती है। ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जहाँ पे किसी उपमेय को उपमान में संभावना, मतलब उसकी समानता के कारण उसी को उपमेय को उपमान में भेद कर दिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अंश विमानक शब्द का पर्यायवाची बताना है। अंश विमानक, तो अंश विमानक यानी अश्व बोलते हैं घोड़े को। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लक्षित का विलोम, लक्षित का विलोम क्या होता है? लक्षित का अलक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज। अज मतलब बकरी। इसमें से एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा हुआ दूसरा अर्थ बताना है। अज में से बकरी और अज मतलब अजन्मा। इसमें से वैसे ही दूसरा अर्थ बताना है। द्वार मतलब अंश और द्वार मतलब, देखिए द्वार मतलब दरवाजे को बोलते हैं, उसको हम लोग साधन भी बोलते हैं। द्वार मतलब साधन। जो अपना पथ से भटक गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब जो अपने पथ से भटक गया उसे पथ भ्रष्ट बोलते हैं, भ्रष्ट हो गया है। जो सुना हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो सुना हुआ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अश्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना, अ लगा दीजिए, उपसर्ग मतलब जो सुना हुआ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्र और तर्क, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, तक्र, तर्क मतलब तो आपको पता है, तर्क मतलब होता है बहस, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन में तर्क मतलब बहस है और तर्क मतलब मट्ठा होता है। अभिज्ञ और अभिज्ञ उचित शब्द युग्म को छांटना है। तो अभिज्ञ मतलब क्या होता है? अभिज्ञ मतलब जानकार और अभिज्ञ मतलब मूर्ख को बोलते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है? उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो यहाँ पे एक संबंध बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो क्रिया क्या हो रही है? सभा होने जा रही है। होने का क्या होने जा रही है? सभा। यहाँ पे संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ। जहाँ पे मतलब संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है वो होता है अधिकरण कारक। ठीक है। इसमें इसका चिन्ह क्या होता है? जैसे कि किसी शब्द में भीतर, ऊपर, ऐसे यानी बीच, यानी जगह पर, ऐसा जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे अधिकरण होता है। ठीक है।
अधिकरण कारक। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रीता का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, अलग अलग कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हुआ? देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से ये वाला से नहीं है, यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पे अपादान कारक हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गुट क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है ऑप्शन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो वो है दही। दही स्त्रीलिंग नहीं है। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो देखिए, दाने, तोते, कमरे, ये सब बहुवचन में है। जनता क्या है? ये एक वचन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? रीतिया, विधिया, नीतिया, रीतिया। देखिए, रीतिया 2 बार लिखा हुआ है, तो कौन सा इसमें से अनुचित है बहुवचन का? तो र में जो छोटी ई की मात्रा है वो अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प बताना है। रुपया, रुपया का बहुवचन क्या होगा? रुपये। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्यों है भाई? देखिए, अकर्मक क्रिया होती क्या है? वाक्य के ऐसी क्रिया जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे कि श्याम हंस रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को करने के लिए बोलता है, जैसे पढ़ाना, लिखवाना, ठीक है, जिताना, जितवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे पंकज पढ़कर सो गया। निम्नलिखित प्रश्नों में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। गुणवाचक, देखिए, नुकीला, ये गुणवाचक वो है, विशेषण है। नुकीला शब्द गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चित, कुछ, किसी, कोई, ये सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, लेकिन किसका क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, अव्यय ज्ञात करना है, ये क्या है? तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, ये रीतिवाचक अव्यय है। आज्ञा अनुसार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आज्ञा प्लस अनुसार, आज्ञा प्लस अनुसार, यानी आ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई भाई? यहाँ पे दीर्घ संधि हुई, ठीक है। आ और अ मिलकर आ हो जाते हैं, तो वहाँ पे दीर्घ संधि। कहाँ सुनी में कौन सा समास है? तो आपके दिमाग में आएगा कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन नहीं, ये बहुव्रीहि समास आता है। बहुव्रीहि समास मतलब बहुव्रीहि समास में एक, जब आप उसकी टाइप पढ़ेंगे, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसमें एक आता है व्यतिहार बहुव्रीहि, मतलब जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो, उसे बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि कहा जाता है। जैसे कि एक दूसरे का पक्ष विपक्ष वाली जब कोई बात आती है, मतलब वैसा वाला सूचित होता है। जैसे कि लात घूसा, घूसा घूसी, बाता बाती, मुक्का मुक्की, तो ये सब क्या हुआ? ये सब घात प्रतिघात सूचित कर रहा है, तो वहाँ पे व्यतिहार बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास का क्या है? द्वंद्व समास मतलब जहाँ पे प्रथम पद और अव्यय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास। द्विगु समास यानी पहला पद संख्यावाचक, वहाँ पे द्विगु समास। अव्यय भाव समास वह समास होता है जहाँ पे पहला पद अव्यय हो, वहाँ पे अव्यय भाव समास वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभि उपसर्ग में बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अभि, अभि मतलब अभिनंदन, अभिनंदन में अभि उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब मैंने क्या बताया था? अभि मतलब अभी जो आगे लगा हुआ वो आगे लगाते हैं वो अभिसर्ग, जो पीछे लगाते हैं, शब्द के पीछे लगाते हैं वो उसे प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा विकल्प प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है? लालिमा, कुचक्र, वरिष्ठ, भूखा। देखिए, उसमें प्रत्यय कौन सा मतलब जिसके प्रत्यय लगा हो उसका उचित उदाहरण नहीं है। देखिए,
अगर आपको दिमाग में आएगा भूखा, देखिए भूखा में क्या है, भूख प्लस आ प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अगर कुचक्र, कुचक्र में अगर कूच प्लस अक्र करेंगे तो मतलब कुछ का मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलता है। मतलब अगर आप प्रत्यय को हटा दें तो बाकी जो शब्द बच रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो समझ लीजिए कि वह कोई मतलब वो उदाहरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कुचक्र, कुचक्र ये विकल्प जो है प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है। हंस पद कहाँ लगाते हैं, हंस पद विराम चिन्ह। हंस पद आप जैसे लिखते हैं कोई चीज़, आप कोई शब्द वाक्य लिख रहे हैं, उसमें कुछ छूट जाता है तो जहाँ पे वो चीज़ रहना चाहिए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हंस पद लगा देते हैं। मतलब हंस पद लगा देते हैं और उसके ऊपर में कहीं लिख देते हैं या फिर नीचे में लिख देते हैं। मतलब लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है, सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो आपकी बंटी उपन्यास, उपन्यास की रचना है। लिपि की आवश्यकता कब होती है, लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। ठीक है, भाषा हमेशा बाय से, लिपि की आवश्यकता हमेशा भाषा को लिखने में होती है। हमेशा बाई से दाई की ओर लिखी जाती है। जो फारसी जो लिपि होती है वो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। कलेजा छलनी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है। जैसे किसी घर कोई मर जाता है तो ऐसा लगता है मतलब उसकी माँ का कलेजा छलनी हो गया, ऐसा करके आप उसको वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत दुखी होने पे इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से नद किसका पर्यायवाची शब्द है, नद किसका पर्यायवाची शब्द है। नद, नद मतलब शैलजा। राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होता है, भूप। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रोत्साहित का विलोम, प्रोत्साहित का विलोम बहुत ईजी है, हतोत्साहित। निम्न दिए गए विकल्प में भौतिक का विलोम, भौतिक, भौतिक क्या आध्यात्मिक होता है। दिगंबर का संधि विच्छेद है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर। ठीक है। परमात्मा का सही संधि विच्छेद, परम धन आत्मा, बहुत इजी है, परम धन आत्मा परमात्मा। दीर्घ संधि है, परम यानी अ और आत्मा का आ, अ और आ मिलकर आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर, ठीक है, राक्षस को बोला जा रहा है तो ऐसा समास जो जिसका प्रथम पद द्वितीय पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। निशाचर मतलब निशा में विचरण करने वाला, यानी राक्षस को बोला जा रहा है। देहलता का सामासिक विग्रह, देह रूपी लता। कौन सा मुहावरा गलत है, ठीक है, कौन सा मुहावरा गलत है, राई का पहाड़ होना, पंथ निहारना, दांत खट्टे होना, मुंह अनदेखी करना, मुंह देखी करना बोलते हैं, मुंह अनदेखी करना नहीं बोलते हैं। सघोष व्यंजन कौन सा है, तो देखिए फ थ उ व्यंजन तो है नहीं तो पहले इसको निकाल दीजिए। ज थ फ, इसमें से सघोष, देखिए आप इसको जब प्रोनाउंसिएट करेंगे बोल के तो इसमें से कुछ एक डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए फ थ ज, फ थ ज, जो आपका सघोष व्यंजन हो गया। ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आते हैं, ई ध्वनि निम्नलिखित में से किस स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हमेशा ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ी, बड़ी यू, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है, खड़ी बोली, मेवाती, कन्नौजी, अवधी। अवधी, अवधी ये क्या है, पूर्वी हिंदी में आता है। बाकी कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी में आता है, खड़ी बोली, मेवाती ये सब पश्चिम हिंदी में। अवधी लखनऊ, रायबरेली ये वाले जो क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, कौरवी। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। पंक्ति में कौन सा रहस्य है,
देखिए इसमें वियोग श्रृंगार के बारे में बात हो रही है। गढ़ों की संख्या कितनी मानी जाती है? याद कर लीजिए 8 मानी जाती है। क्वेश्चन यूपी पुलिस का हिंदी सेक्शंस के 50 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स आए उन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।